नमस्कार दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग, जोहार। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए अभी देखते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जल है ना, जल है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वो झारखंड का हो, सीटेट हो, चाहे दूसरे राज्य का भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ कुछ मुख्य बिंदु को हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए जल है तो इसके हम लोग पहले देखते हैं कि स्रोत के आधार पर जल की प्रतिशत मात्रा हमारा कहाँ कहाँ पर है, कितना कितना प्रतिशत मात्रा किस किस जगह पर जल है उसको हम लोग देखते हैं। तो महासागरों में लगभग जो होता है जल ना 97.2%, यानी लगभग 97% जल हमारा समुद्र में है। भूमि से घिरे समुद्र की खारी झीलों में, यानी जो खारे झील हैं, यानी ये भी समुद्र का ही पार्ट है ना, तो इसमें खारे झील में लगभग 0.008% वाटर वहाँ पर है। ग्लेशियर में, यानी ध्रुवों पर जमी बर्फ के रूप में जो होता है, ये पोलर रीजन में लगभग 2% से अधिक, यानी 2.15% जल वहाँ पर है। भूगर्भ में, यानी ग्राउंड वाटर के रूप में भूगर्भ में लगभग 1% से कम 0.625% जल जो हमारा है भूगर्भ में है। नदियों और मीठे जल जो झीलों में है वह कितना है, 0.0091% है। और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में लगभग 0.001% जल है। उसी तरह अन्य भंडारण थोड़ा देखा जाए कहीं और है, ठीक है, तो उसमें लगभग बहुत कम यानी 0.0069%। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल जल जो है यहाँ 100% है। तो इसमें हमको मुख्य मुख्य चीज़ याद रखना है। देखिए महासागर में जो 97% के आसपास है, ठीक है, ग्लेशियर में लगभग 2% के आसपास है, ग्राउंड वाटर के रूप में, ठीक है, लगभग 6.2% है। यानी सिर्फ ग्लेशियर में और महासागर में देखा जाए तो 99% से थोड़ी सी ज़्यादा जल है, यानी मात्र 1% जल जो मीठे जल के रूप में है, जिसका हम लोग सीधा उपयोग करते हैं। ठीक है, ये डाटा है, इसको आपको याद रखना है। अभी हम लोग देखते हैं जल से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, ठीक है, जो जल को संरक्षण के लिए कुछ काम करती है संस्थाएं, उसमें हम लोग देखते हैं। वैश्विक स्तर पर जल संरक्षण की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है, यानी जल की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस विषय पर कई बार चर्चा भी उठाया गया है। ठीक है, चर्चा कई बार उठाया गया, डिस्कस किया गया है। वैश्विक स्तर पर 22 मार्च को प्रतिदिन हम लोग जल दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए एक संघ है जो तरुण भारत संघ के नाम से जाना जाता है, यह राजस्थान में कार्यरत है। पूछा जाएगा कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है, तो आंसर होगा राजस्थान में ये कार्यरत है। और वहाँ जो है पुरुष जो जल पुरुष के नाम से एक विख्यात है राजेंद्र सिंह, जो इस संस्था के प्रमुख हैं, राजेंद्र सिंह। आगे देखिए स्पर्श गंगा अभियान, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा एक जगह है, वहाँ से स्पर्श गंगा अभियान चलाया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना, यानी गंगा नदी को दूषित कोई न करे, वह यदि दूषित भी करता है तो कैसे उसको स्वस्थ हम लोग बनाए रख सकते हैं, इससे संबंधित वो कार्य करता है। ठीक है, अब पानी पंचायत देखिए 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके माध्यम से पानी संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी पानी को कैसे संरक्षित किया जाए उस पर इसे विशेष ध्यान दिया जाता है। अभी हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जल के संबंध में, यानी जल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अभी हम लोग चर्चा किए 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर देखिए जो प्योर वाटर है, यानी शुद्ध जल जो है, ये झारखंड टेट में भी क्वेश्चन पूछा था कि शुद्ध जल है ना, 2012 का जो टेट हुआ था, पहला टेट, उसमें पूछा था। ठीक है, इसी से संबंधित प्रश्न। तो शुद्ध पानी जो होता है 0 डिग्री पर जमता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जमता है। ठीक है, यानी पानी का ये तीनों रूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर वह लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, यानी जमता है। और 100 डिग्री पर, यानी वाटर जो होता है 100 डिग्री पर ये उबलता है, यानी ये वाष्प में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, द्रव जल ठोस बर्फ से भारी होता है, यानी जो द्रव जल होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में जब रहता है ना, वह सॉलिड फॉर्म यानी बर्फ से वो भारी होता है। इसीलिए यदि पानी में बर्फ को रख दिया जाए तो बर्फ क्या होता है, तैरता है।
इसका यही कारण है कि इसका घनत्व जो होता है घट जाता है, यानी आयतन वो बढ़ा लेता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व यानी पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। जल क्या है? एक यौगिक है जो H2O यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से बना है। यह तीनों रूपों में पाया जाता है, यानी इनकी 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। जल का एक अणु के निर्माण में यानी जल जो बना हुआ है उसके निर्माण में हाइड्रोजन के 2 परमाणु एवं ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलने से बनता है, यानी एक निश्चित अनुपात में बनता है, इसलिए जल क्या है? एक यौगिक है। अब देखते हैं कि पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग यानी लगभग 71% भाग जो होता है जल से ढका हुआ है। जल के अणुओं में है ना, जल के अणुओं में अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, यानी जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, इसलिए एक अणु दूसरे अणु से इसमें जकड़े होता है, पकड़े हुए होता है। ठीक है। जल धातुओं से प्रतिक्रिया करके यानी जो वाटर होता है मेटल्स यानी धातु से प्रतिक्रिया जब करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जल में घुली ऑक्सीजन गैस के कारण यानी जल में ऑक्सीजन गैस घुला होता है और उसी के कारण मछलियां यहाँ जीवित रहती है, इसलिए एक्वेरियम में मोटर लगाया जाता है। ठीक है। एक्वेरियम मतलब मछली पालन जो किया जाता है उसमें मोटर लगाया जाता है जिससे जल में और अधिक ऑक्सीजन को उसमें घोला जा सके, लगातार उसमें बाहर से हवा डाला जाता है, ऑक्सीजन उसमें घोला जा सके। बर्फ का कम घनत्व होना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्फ का कम घनत्व होना मछली के जीवित रहने में सहायक है, यानी बर्फ का जितना कम घनत्व होगा उतना मछली जीवित होंगे, यानी उस सहायक होता है ये। अब देखते हैं कि हमारे बॉडी में यानी ब्लड में जो होता है लगभग 80% के आसपास जल होता है। कृत्रिम वर्षा के मेघ विजन के लिए सिल्वर आयोडाइड नामक एक केमिकल होता है यानी रसायन होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कृत्रिम वर्षा के मेघ विजन के लिए सिल्वर आयोडाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफोबिक लवण वह लवण होता है, यानी हाइड्रोफोबिक एक लवण है, सॉल्ट है ना, सॉल्ट है। हाइड्रोफोबिक लवण वह लवण होता है जो जल का अवशोषण करता है, यानी जल को क्या करता है? अवशोषण करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के जलीय भागों में समुद्री कछुआ सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है और उसमें से कौन प्रजाति है? ओलिव रिडले जो प्रजाति हो सबसे अधिक पाया जाता है। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी संसार में यानी पूरे विश्व में ट्यूबवेल के द्वारा सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो कहाँ होती है? हमारे देश में होती है, यानी भारत में होती है। अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा है, कैसा क्वेश्चन पूछा उसको हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जल जनित रोग है, यानी जल के द्वारा होने वाला रोग इसमें कौन है? ठीक है, यूपी टेट में पूछा है। अतिसार, छोटी माता है ना, रक्त की कमी यानी रक्ताल्पता और मस्तिष्क ज्वर यानी ब्रेन फीवर, तो यहाँ इसका आंसर होगा अतिसार। अगला प्रश्न देखिए, अभी चर्चा हम लोग किए थे पीछे कि पृथ्वी पर लगभग 71% जो होता है पृथ्वी का तल जो होता है ढका हुआ है, किससे? पानी से ढका हुआ है, सॉरी है ना, ठीक है। डायरेक्ट आंसर देखिए, यानी 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है, अभी चर्चा की है। देखिए ऑप्शन देखिए, भूमि से, हवा से, जल से और कोयला से, तो आंसर सी है इसका होगा, यानी तीसरा आंसर सही है, जल से। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, यानी विश्व में जल की जो समस्या बनते जा रही है इसका प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण है। ठीक है, औद्योगिकरण, विश्व के वैश्विक ताप में वृद्धि या फिर अम्ल वर्षा, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया है सबसे प्रमुख कारण होगा नगरीकरण। आगे देखते हैं, उबलना यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक एवं वाष्पन में क्या मुख्य अंतर होता है? ठीक है, ध्यान से देखना है। क्वथनांक से द्रव का आयतन कम हो जाता है, ठीक है, द्रव का आयतन कम होता है, जबकि वाष्पीकरण से नहीं, ये कथन गलत है। देखिए, क्वथनांक में द्रव से वाष्पन परिवर्तन देखा जा सकता है, यानी क्वथनांक से बॉइलिंग, जो हम बॉइल करते हैं तो द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है, ये भी स्पष्ट नहीं है। आगे देखिए, क्वथनांक से जल की अवस्था बदल जाती है। ठीक है, क्वथनांक से क्या होता है? जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं।
ये भी स्पष्ट नहीं है। देखिए वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, ये स्पष्ट है, ठीक है। वाष्पीकरण जो होता है किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथनांक नहीं, यानी स्पष्ट है, ये आंसर होगा, इसका चौथा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है ना, साधारण पानी में नींबू डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में ये तैरने लगता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए नींबू तैरता है और तैरेगा तभी जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, ठीक है। तो नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, गलत है ये। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है, हो नहीं जाता है, ठीक है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, यही आंसर होगा इसका। देखिए साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, ये गलत है। यानी देखिए नमकीन पानी में नींबू जो होता है तैरने लगता है, लेकिन साधारण पानी में वो डूब जाता है। इसका स्पष्ट है कि नींबू का घनत्व से साधारण पानी का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए तैरता है, जबकि नमकीन पानी का घनत्व नींबू के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू तैरता है। स्पष्ट है, नमकीन पानी का घनत्व जो होता है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। आगे देखिए, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? अभी हम लोग पीछे चर्चा किए थे कि सबसे अधिक ट्यूबवेल किस देश में है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या फिर भारत में। तो आंसर स्पष्ट है, डायरेक्ट इसका हमारी आंसर भारत होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि BOD क्या होता है, BOD 5 यहाँ क्या है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर बी होगा, यानी दूसरा आंसर होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। आगे देखिए, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है, यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ, पानी में जो रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं वो जो कुछ अंश पाए जाते हैं वो किसका कारण बनता है, उसे यानी उससे हमको क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, आँख से पानी गिर सकता है, या फिर DNA विखंडन होता है। उपरोक्त में से सभी आंसर है। यानी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं जीवों के लिए। वो हमारे लिए कैंसर बीमारी पैदा कर सकता है, आँख से पानी गिर सकता है, यानी आँख संबंधी समस्या कर सकता है, ये DNA का भी विखंडन करता है, ठीक है, दुष्प्रभाव है उसका। आगे देखिए, लवण जो जल का अवशोषण करता है, देखिए वैसे लवण जो जल का अवशोषण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण, या फिर एनहाइड्रस लवण, या फिर हाइड्रोफिलिक लवण, या फिर हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसका आंसर होगा हाइग्रोस्कोपिक लवण, आंसर पहला होगा। आगे देखिए, सामुद्रिक कच्छपों को, यानी जो समुद्र में जो कछुआ पाए जाते हैं, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे लगभग 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं, बहुत पुराना जीव हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के जो जल भाग हैं, पाई जाने वाली 5 प्रजातियां के समुद्री कच्छपों में जो सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है वो कौन है? तो यहाँ देखिए, कैनेप्स रिडले, लांगरडे, या ओलिव रिडले, या फिर फ्लैटबैक। तो इसमें से देखिए इसका आंसर यहाँ होगा ऑलिव रिडले, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। यानी जितने कछुए पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या ऑलिव रिडले की है। आगे देखिए, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, या अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा यानी पहला, यानी जो पोलर रीजन है वहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ है, गर्मी पड़ेगी, बर्फ़ वहाँ पिघलेगा, बर्फ़ समुद्र में आएगा, पानी का लेयर ऊंचा होगा, यानी जल स्तर में वृद्धि करेगी। आंसर पहला इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 में। कहता है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग पर आवृत जो है लगभग, यानी कहता है कि महासागर जो होता है पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग पर आवृत है, जो है लगभग कितना प्रतिशत भाग पर है? वो 3/4 माने 3/4 या आधा, या फिर 1/4, या फिर 2/3। तो इसका आंसर होगा लगभग आधा, ठीक है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ पर लगभग जो होता है अधिकांश भाग पर आवृत है, लगभग आधा पार्ट। आगे देखिए, पानी के साथ प्रयोग करते हुए, यानी पानी के साथ उसको हम लोग प्रयोग करते हैं, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की थाली कटोरी,
है ना, स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, यानी स्टील का एक कटोरी है जो खाली है, पानी में रख देने से वो तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है। लोहे की कील क्या होता है, पानी में डूब जाती है। इसे खाली स्थान दिया हुआ है, तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है, यानी किस तथ्य द्वारा इसको हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, लोहा पानी की तुलना में हल्का होता है। लोहा जो होता है पानी की तुलना में हल्का होता है और स्टील पानी की तुलना में भारी होता है, ये गलत है। देखिए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार के तुलना में ज़्यादा है, ठीक है, भार के तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। आगे देखिए, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल भार की तुलना में क्या होता है, कम होता है। 44 में हम लोग चल रहे हैं। तीसरा नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है, कहता है कि लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का होता है, ये ऑप्शन नहीं है, यानी सीधा सीधा देखिए पानी में नहीं डूबता है, यानी उसका क्या होता है, इसका आंसर दूसरा होगा कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल जो होता है उसके भार की तुलना में ज़्यादा होता है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है, भार की तुलना में कम है, आंसर यही होगा। आगे देखिए, रेखा की माँ खाली स्थान दिया हुआ है के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है, यानी तालाब से पानी लाती है और उसमें वो फिटकरी डालती है। क्यों डालती है, कि पानी को रंगीन करने के लिए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवशासित करने यानी हटाने के लिए, दूर करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, या फिर पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए। तो इसका आंसर यहाँ सही होगा, इसमें से जो ऑप्शन दिया है सबसे स्पष्ट है, इसका आंसर दूसरा होगा, यानी हल्के निलंबित जो अपद्रव्य होते हैं यानी बेकार के पदार्थ होते हैं उसको अवशासित करने के लिए। अगला देखिए 46 में कहता है, खाली स्थान दिया है कि के लिए मछली घर यानी एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, पानी को साफ करने के लिए, या जलीय पौधे को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, या अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए, या फिर मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर होगा तीसरा, यानी अधिक ऑक्सीजन पानी में जाए, घुले, इसीलिए उसको हम लोग एक्वेरियम का प्रयोग करते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, यानी कौन सी नदी कितना प्रदूषित है इसकी माप हम लोग कैसे करते हैं, एटीपी से, एसटीपी से, बीओडी से, या फिर डब्ल्यूपीएल से। तो इसका आंसर होगा बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए मेजबिन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है। अभी हम लोग चर्चा किए थे, इस आंसर देखिए सिल्वर आयोडाइड होना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट, पोटासियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट। इसका आंसर होगा तीसरा, यानी सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन देखिए, उस वैज्ञानिक का नाम है जो सर्वप्रथम मच्छर की पेट के अंदर ताक झांक की, मतलब मेढक के पेट की मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की, यानी उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, यानी मलेरिया जो होता है मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में उसे नोबेल यानी जो होता है चिकित्सा के क्षेत्र में उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। और वह आदमी कौन था, वह वह वैज्ञानिक कौन था, रोनाल्ड रोस, चार्ल्स डार्विन, है ना, ग्रेगर मेंडल, या फिर जॉर्ज मिन्स्ट्रल। तो इसका सही आंसर पहला होगा, रोनाल्ड रोस। आगे देखिए, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा, या गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना, या फिर मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो इसका सही आंसर होगा गंगा की स्वच्छता। जो स्पर्श गंगा अभियान जो होता है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, और यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है, यह अभियान चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है गंगा स्वच्छ रहे, इसकी देखभाल करती है। मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है, यानी मिनी माता रोग जो है प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है किसके कारण, समुद्र में बिखरे तेल के कारण, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने के कारण, या फिर औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से, या फिर मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो इसका आंसर यहाँ होगा, यानी मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को, यानी जो औद्योगिक में जो पारा का अपशिष्ट बेकार का पदार्थ होता है उसको पानी में छोड़ने से मिनी माता नामक रोग हो सकता है।
ठीक है। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ की गई? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। अभी चर्चा किए थे, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन से उपाय सबसे उचित है? पारंपरिक फसलों को उगाया जाता है, नहीं होगा। धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, ये भी नहीं होगा, है ना। पाताल कोड़ यानी पाताल तोड़ कुएं का अधिक निर्माण किया जाए, यानी गहरे कुआं खोदा जाए, ये आंसर हो सकता है। औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना, ठीक है, आंसर तीसरा होगा। आगे देखिए, मृत सागर क्या है, यानी डेड सी है, वो क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ठीक है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, यह सही है। आगे देखिए, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ये नहीं है, ठीक है। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। ऐसा सागर यानी डेड सी ऐसा सागर है जो सभी सागर एवं महासागरों से वह ज़्यादा लवणता रखता है, यानी ज़्यादा नमकीन है ये। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? यानी कौन सा बीमारी है जो हम लोग प्रदूषित जल पिएंगे तो उससे कारण होता है? एड्स नहीं होता है, टाइफाइड होगा, ठीक है। एनीमिया, टिटनेस भी नहीं है, इसका आंसर दूसरा है। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा? बराबर होगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा एक समान रहेगा, क्योंकि नमक घोलने से नमक उसमें घुल जाता है, पानी का डेंसिटी बढ़ जाता है, लेकिन लेयर नहीं उठता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी में हो सकता है? यानी जो जहाँ पानी जमा होता है वहाँ पर ये हो सकता है। मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो आंसर होगा मलेरिया, क्योंकि मलेरिया वहाँ पर मच्छर पनपता है, मादा एनोफिल मच्छर, और उसके मच्छर के काटने से होता है, यानी इसका सीधा आंसर होगा पहला, मलेरिया। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले इस कुआं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया। दूसरा है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए। और तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कुएं का प्रयोग नहीं होता है। ये तो नहीं है, यानी आंसर इसका होगा पहला और दूसरा हो सकता है, ठीक है। पहला दूसरा ही इसका आंसर हो सकता है, यानी पहला दूसरा दोनों से सही है। यानी आसपास के स्थान पर जो मिट्टी करकट उसमें ढक दिया गया, और दूसरा है कि जब अगल बगल की ज़्यादा गड्ढा हो गया, वो ज़्यादा बोरिंग मार गया, तो पानी का लेयर उधर सरक गया। अगला प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा किस लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छर का प्रजनन क्षमता थम जाती है, यानी कम हो जाती है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित कर दिया जाता है, किया जाता है, या फिर मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, या मच्छर तेल की परत पर फंस जाते हैं? तो इसका सही आंसर पहला होगा, यानी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छर की प्रजनन क्षमता रुक जाती है। सही आंसर है इसका। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60%, 71%, 77 या 80%? तो इसका आंसर दूसरा होगा 71% लगभग। अगला लास्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए, ठीक है, यानी वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? ऑप्शन देखिए, जल चक्र की 5 लाभ लिखिए। क्या होता है जब जल चक्र होता ही नहीं? या फिर जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। चौथा ऑप्शन है, जल चक्र की आरेख बनाइए और उसे नामांकित कीजिए। तो आरेख बनाइए और नामांकित किए, यही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन इसका 4 सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, बाय।